जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर डाउट्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 9th में फिजिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन कवर करने जा रहे हैं। इस फर्स्ट पार्ट में फर्स्टली हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्चुअली लॉज ऑफ मोशंस का इंट्रो पार्ट क्या है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम लोग इसके अंदर क्या क्या सीखने जा रहे हैं, और इसमें साथ में हम लोग मोशंस के कॉज और बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को कवर भी करेंगे। बेटा एक्चुअली ये फर्स्ट चैप्टर हमारा था फोर्स यानी कि मोशन, और उसके बाद है लॉज ऑफ मोशन। तो ऑब्वियसली इसमें फोर्स यानी कि मोशंस के कॉन्सेप्ट्स तो यूज होंगे ही होंगे। तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं रीड किया होगा तो ये सेकंड चैप्टर में आपको ऑब्वियसली दिक्कत आएगी। तो प्लीज़ फर्स्ट चैप्टर को जरूर रीड करिएगा, उसके बाद ये चैप्टर रीड करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लॉज ऑफ मोशन। बेटा जैसा ये चैप्टर में है, सबसे पहले क्या होता है लॉज। लॉज का मतलब क्या होता है? लॉज मीन्स रूल्स, ठीक है। रूल्स मतलब जिसको हिंदी में लोग बोलते हैं नियम्स। हम लोग अपने लाइफ में, क्लासेज में, स्कूल्स में, हर जगह कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। वो रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि कोई भी वर्क एक सही डायरेक्शंस में हो सके, एक सही प्रावधान में हो सके। अगर आपके पास रूल्स नहीं होंगे, जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग फॉर्मूला लगाते हो या एक बाउंडेशंस होता है, क्लासरूम्स में आप लोग जाते हो तो आपको एक बैठने के लिए एक रूल्स टीचर्स बताते हैं, असेंबली में खड़े होते हो तो एक रूल्स बताया जाता है। क्यों? ताकि आपका हर चीज़ एक सही वे में परफॉर्म हो। इसी तरीके से यहाँ पे जो लॉज है, रूल्स है, वो किसके बिहाफ पे बेटा? मोशन के लिए। यानी कि हम लोग मोशंस के कुछ लॉज है। ऑब्वियसली मोशंस क्या है? जब हमने देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट जब डिस्प्लेस्ड होता है अपने पोजीशन से एक दूसरी जगह पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन में है। हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मोशंस में? जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर पोजीशंस, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है तो हम समझते थे कि चलो वो मोशन में रहा होगा। तो ऑब्वियसली वो मोशन में ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही चल जाता है, उससे कुछ ना कुछ रूल्स और लॉज होते हैं। तो उस लॉज को हम लोग यहाँ पे चैप्टर में कवर करेंगे, इसलिए चैप्टर का नाम है बेटा लॉज ऑफ मोशंस, रूल्स के बारे में, ठीक है। और मोशंस क्या था? यहाँ पर मोशंस का क्या डिफरेंस देखा है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग सेड टू बी इन द मोशंस। ऑब्वियसली जब किसी भी ऑब्जेक्ट के एक पोजीशन में बदलाव आएगा, चेंज आएगा, जो उसके चारों ओर के सराउंडिंग उसके अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोशंस में। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं यहाँ पे हूँ, मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ, मेरी पोजीशन फिर से यहाँ पे आ जाए, तो मैं क्या कर रहा हूँ? एक जगह से मूवमेंट कर रहा हूँ। आप दौड़ते हो, आप चलते हो, एक व्हीकल्स चलती है, तो सब में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ऑब्जेक्ट बदल में एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पर जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा वो मोशंस में, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लेटेस्ट। जैसे यहाँ आप देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बेटा फोर्स के बारे में। तो ये बच्चा ये क्या करता है? इस कार को पुश कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? धक्का लगा रहा है, जिससे कारण ये कार आगे की ओर जा रहा है। अब ये तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये क्या कर रहा है? ये पुश कर रहा है। अब इसलिए क्या है बेटा? इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट मैन पुशिंग द कार। यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस लड़के ने इस कार को आगे की ओर धक्का लगाया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुश करना। सेम थिंग्स, तो यहाँ पे फोर्स क्या है बेटा? पुश। यहाँ पे फोर्स क्या हुआ? पुश है। तो इसीलिए हमने देखा था कि फर्स्ट चैप्टर में फोर्स को हमने डिफाइन किया था कि फोर्स इज अ पुश और पुल। तो पुश क्या है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाते हैं, जैसे कोई टेबल को हम आगे खिसका के लेके जाए, ये बच्चा इस कार को आगे लेके जा रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं कि फोर्स एक पुश है। सेम थिंग्स यहाँ पे देखिए, एक वैन है, ये कार क्या कर रही है? इसको यहाँ पे इसने अटैच्ड किया है और इसको ये खींच के लेके जा रही है आगे की ओर। नहीं, अब ये क्या हो गया? इस ट्रॉली कार को लेके जा रही है, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इस कार को खींच रहा होगा, पुल्ड कर रहा है। तो अब इसलिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो बेटा कार है, ये एक वैन के द्वारा, कैरी वैन के द्वारा उसको खींच के लेके जाया जा रहा है। तो यहाँ भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट यहाँ पे केस क्या है? वहाँ पे हम धक्का लगा रहे थे, दूर भेज रहे थे, और यहाँ पे खींच रहे हैं अपनी ओर, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? पुल्ड, पुल। इसका मतलब क्या है कि फोर्स भी पुल भी है। तो फोर्स पुश भी था, फोर्स पुल भी है। इसीलिए हम लोग एक साथ डिफाइन करते हैं कि फोर्स इज पुश और पुल, है ना। तो इसीलिए सिंपल बेटा में क्या बोलते हैं कि फोर्स क्या है? सिंपल पुश और पुल इज फोर्स। सिंपली हम लोग सबसे आसानी से डिफाइन कर देते हैं कि बेटा पुश और पुल को क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे सर। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन था फोर्स का, ओके। अब एक क्वेश्चन है, कैन फोर्स बी सीन? क्या हम लोग फोर्स को देख सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। ये कोई विजिबल क्वांटिटी तो है नहीं बेटा कि इसको हम देखेंगे, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? नो। तो जब इसको हम देख नहीं सकते तो हमें कैसे बताएं कि सर ये फोर्स है? तो ऑब्वियसली इसको हम क्या करेंगे बेटा?
इफेक्ट्स के द्वारा पहचानेंगे। जब हम फोर्स को देख नहीं सकते, ये एक लिविंग क्वांटिटी नहीं है, तो इसको कैसे पहचानेंगे? बाय इट्स इफेक्ट्स। इसको, इसके इफेक्ट्स को, इसके प्रभाव को देखेंगे तो हम ये जानेंगे बेटा कि ये फोर्स है या नहीं है। तो चलिए इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की बात करें। जैसे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या है? कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो, स्टैटिक पोजीशन में हो, हमने उसको धक्का लगाया, वो मोशन में आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? कंडीशन बदल गई ना, उसका स्टेट से बदल गया, वो रेस्ट में था, वो मोशन में आ गया। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल गया, रेस्ट से मोशन। जैसे यहाँ पे एक बॉल है, उस बेचारे एक फुटबॉलर ने क्या उस बॉल को किक किया, तो जैसे ही ये फोर्स किक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। तो इसके जो स्टैटिक पोजीशन से वो मोशन में आया, तो इसका पोजीशन बदल गया ना, तो ये हुआ फोर्स का इफेक्ट। क्योंकि फोर्स के इफेक्ट के कारण बॉल रेस्ट में था, मोशन में पहुंच गया, तो ऑब्वियसली ये इफेक्ट है। ठीक इसका उल्टा, मोशन से रेस्ट में भी तो आ सकता है बेटा। जैसे यहाँ पे देखिए, एक फील्डर है, बैट्समैन ने बॉल मारा होगा या विकेट कीपर के पास गया होगा, ये विकेट कीपर है, तो इसने क्या किया? अपने दस्तानों में, ग्लव्स में इस बॉल को पकड़ा, तो बॉल अभी क्या था बेटा? मोशन में। इसने इसको पकड़ा हाथ से, तभी बॉल की पोजीशन क्या हो जाएगी? वो रेस्ट में आ जाएगा। यानी कि इस फील्डर ने एक फोर्स लगाया बॉल के ऊपर और उस बॉल के पोजीशन को बदल दिया। तो ऑब्वियसली बॉल मोशन से रेस्ट में क्यों आया? बिकॉज द फील्डर अप्लाइड अ फोर्स ऑन द बॉल एंड ऑब्वियसली द बॉल विल बी चेंज देयर पोजीशन। जो मोशन में था वो क्या आ जाएगा? स्टैटिक हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो ये बॉल बेटा जब फील्डर के द्वारा पकड़ा गया, इसीलिए ये क्या आ गया? मोशन से रेस्ट में आ गया। तो इफेक्ट्स ये भी है फोर्स का। फोर्स ने क्या किया? ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में लाया, और यहाँ पे हमने देखा रेस्ट से मोशन में, और यहाँ पे देखा मोशन से रेस्ट में। तो अब इसलिए फोर्स दोनों चीज़ कर सकता है। इसके अलावा फोर्स क्या कर सकता है बेटा? फोर्स चेंज इन स्पीड। फोर्स सिर्फ यही दोनों काम नहीं करता, फोर्स स्पीड भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स, हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल्स में जब पैडल मारते हैं तो पैडल मारने के कारण हमारा साइकिल में मूवमेंट होता है। तो जब आप पैडल धीरे से मारते हो तो साइकिल की स्पीड कम हो जाती है, तेज़ करते हो तो साइकिल की स्पीड तेज हो जाती है। तो ऑब्वियसली हम वो जो तेज़ स्पीड जो साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? फोर्स को ज़्यादा या कम करके। इसका मतलब है कि अगर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो स्पीड भी ज़्यादा होगा, कम लगाएंगे तो स्पीड भी कम हो जाएगा। सेम थिंग्स एक फुटबॉलर्स हमने देखा था बॉल को किक करता है। अब क्या हर फुटबॉलर्स जो 11 प्लेयर्स खेलते हैं सभी सेम स्पीड में बॉल को मारते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट। जो अगर धीरे से मारेगा तो बॉल धीरे से जाएगा, तेज़ मारेगा तो तेज़ जाएगा। एक बॉलर बहुत तेज़ी से बॉल करता है, बैट्समैन उसको रोक देता है, उसमें क्या होता है? बॉल की स्पीड बिल्कुल रिड्यूस हो गई। तो इसका मतलब बैट्समैन ने स्लो फोर्स लगा के उसकी स्पीड को कम कर दिया। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें क्यों हो पा रही है बेटा? फोर्स के इफेक्ट के कारण। यहाँ पे देखिए, हम लोग गाड़ी में जो ब्रेक लगाते हैं, एक्सीलेटर लगाते हैं, ऑब्वियसली क्या करते हैं? गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए ना, ब्रेक का काम ही क्या होता है? स्पीड को कंट्रोल करना। तो ये भी कहीं ना कहीं हम लोग पैड से जो फोर्स लगाते हैं, ब्रेक जो फोर्स अप्लाई करता है, उसके कारण स्पीड चेंज हो जाती है। तो ये भी फोर्स का एक इफेक्ट है कि फोर्स ने क्या किया? स्पीड को चेंज कर दिया। नेक्स्टली, चेंज इन डायरेक्शन। ऑब्वियसली फोर्स डायरेक्शन को चेंज करने में भी कैपेबल है। अगेन यू आर टेकिंग द सेम एग्जांपल्स। फिर से हम वही एग्जांपल देख सकते हैं। अब सोचिए, एक फुटबॉल ग्राउंड में जो प्लेयर्स फुटबॉल खेल रहे हो या बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, तो जब प्लेयर्स जिस डायरेक्शन में बॉल को किक करता है, बॉल उधर ही जाता है ना, या एक ही डायरेक्शन में बॉल मूव करता रहता है। ऑब्वियसली खिलाड़ी जैसे चाहता है वैसे बॉल को लेकर पूरे ग्राउंड में घूमता है। बैट्समैन बॉल तो जो बॉलर बॉलिंग कराता है वो बैट्समैन की दिशा में कराता है, डायरेक्शन पे। लेकिन बैट्समैन क्या करता है? अपने बैट के द्वारा एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है बॉल को, और अकॉर्डिंग टू दैट वो अलग अलग डायरेक्शन पे शॉट को मारता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि ऑब्वियसली जो डायरेक्शन में बदलाव आ रहा है, क्यों आ रहा है? ड्यू टू फोर्स। जो बैट्समैन ने फोर्स दिया, जो प्लेयर्स ने किक करके फोर्स दिया, उसके कारण ये सारे चेंज आ रहे थे ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए बैट्समैन का, ये एक प्लेयर है बेटा जो हिट्स बॉल कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करेगा? वो बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो ये भी किसके कारण हुआ? फोर्स के कारण। तो हमने क्या देखा? नेक्स्टली शेप। फोर्स शेप भी बदल सकता है। यू कैन टेक ए सिंपल एग्जांपल ऑफ बैलून। आप बैलून का सिंपल एग्जांपल ले लो, ठीक है। बैलून में क्या होता है बेटा? जब बैलून को हम लोग हवा फील करते हैं, उसका शेप बड़ा होता है, उसको हाथ से प्रेस करते हो दब जाता है ना। रसगुल्ला देखो खाने वाला, बड़ा बड़ा कितना गोल गोल होता है ना, जब उसको दबाते हो रस निकल जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। स्पंज, सोफे पे बैठते हो, गद्दे पे बैठते हो, उसका शेप धस जाता है, बदल जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो सारे शेप्स बदले, वो क्यों बदला?
क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। बिना फोर्स अप्लाई किए क्या रसगुल्ला का साइज चेंज हो जाएगा? क्या गद्दे का साइज कम हो जाएगा? क्या बैलून का साइज चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना, ऑब्वियसली। तो ये सारे चेंजेस बेटा क्यों हुए शेप में? ड्यू टू फोर्स। तो ये भी फोर्स का एक इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, देखो बेटा, ये एक लकड़ी जो मड है फोर्स, ऑब्वियसली यहाँ पे जो पॉटर है बेटा वो क्या कर रहे हैं? अलग अलग शेप प्रोवाइड करते हैं मिट्टी को, अपने हाथों से एक फोर्स दे के उसको दबा के अलग अलग शेप प्रोवाइड करता है, अलग अलग बर्तन बनाने में सक्षम होता है। तो ये भी क्या होता है बेटा? फोर्स के इफेक्ट के कारण ही होता है। तो हमने क्या देखा कि फोर्स के मल्टीपल इफेक्ट्स है। फोर्स ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, उसकी स्पीड को बदल सकता है, उसके शेप को बदल सकता है, उसके साइजेज को बदल सकता है। और ये सारी कैपेबिलिटी किसके अंदर है? फोर्स के अंदर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फोर्स के बेटा डिफरेंट इफेक्ट्स है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हर डायरेक्शन में क्या अलग अलग फोर्स लग रहा था क्या? ऑब्वियसली बेटा हाँ, क्योंकि फोर्स सब था, लेकिन क्या सारे फोर्सेस सेम थे क्या? ऑब्वियसली नॉट, फोर्स अलग अलग होता है बेटा। इसीलिए हम लोग फोर्स को जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, एक होता है बेटा बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। पहला फोर्स क्या है बेटा? बैलेंस्ड, और दूसरा फोर्स है अनबैलेंस्ड। अब देखो इसका नाम ही है बैलेंस्ड, इसका अनबैलेंस्ड। अच्छा, हम लोग बैलेंस्ड वर्ड कब यूज करते हैं अपने लाइफ में? जैसे बैलेंसर्स, तराजू हम लोग जानते हो ना, जिसमें हम लोग सामान खरीद के लेके आते हैं, उसी को बैलेंसर भी बोलते हैं। यहाँ अपने लाइफ में बैलेंस कब बोलते हैं? जब सब चीज़ ठीक ठाक होता है। आपके घर में सोचो, आप दो भाई हो, घर वाले दो मिठाई लेके आए, तो आप, मैं बोलता हूँ इक्वल बांटूंगा। कब बांटूंगा इक्वल? जब दोनों को एक एक मिठाई मिलेगा, कि एक को एक मिले एक को आधा मिले, तो क्या वो बैलेंसिंग होगी क्या? नहीं ना, झगड़ा हो जाएगा। तो अब इसलिए वहाँ पे क्या हो गया? बैलेंस। तो यहाँ पे फोर्स की बात है। तो सर फोर्स बैलेंस अनबैलेंस कैसे होता होगा? क्या उसमें कोई तराजू यूज करते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पे क्या बेटा? फोर्सेज which are equal in magnitude and opposite in direction acting on the same body। यानी कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ये एक टग ऑफ वार गेम हम लोग खेलते हैं ना बेटा, इसमें देखिए दोनों साइड्स 5-5 प्लेयर हैं। अगर दोनों टीम इक्वल फोर्सेज लगाएं अपोजिट्स में, तो बताओ कौन सी टीम जीतेगी? आपका आंसर आएगा सर कोई टीम नहीं जीतेगी। क्यों? सपोज करिए इधर ये बच्चा 5 न्यूटन का फोर्स इस साइड लगा रहा है और ये इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या कोई भी टीम जीतेगी क्या इसमें? कोई टीम नहीं जीतेगी। क्यों नहीं जीतेगी? क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो इधर अगर ये +5 न्यूटन होगा तो इधर -5 न्यूटन होगा, दोनों हो जाएंगे 0। तो इसका मतलब बेटा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 0। तो हम लोग बैलेंस फोर्स किसको बोलेंगे बेटा? वो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, मतलब वैल्यू सेम होगा। अगर 2 न्यूटन होगा तो उसका भी 2 न्यूटन हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल और वो हो जाएगा बैलेंस। इसीलिए इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ। सपोज ये एक ब्लॉक है, ओके। अब इस यहाँ देखिए, ये एक ब्लॉक है, इस पे इस साइड से एक 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस साइड से भी एक 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सोचो इधर से 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस साइड से भी 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो। अब आपसे मैं पूछूं कि बेटा ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, तो देखो इस कंडीशंस में क्या होगा? ये ऊपर से लगा रहा है, ये नीचे से लगा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया? 0। और इधर 3, इन दोनों में भी सेम कहानी थी, इधर का रिजल्टेंट भी हो गया 0। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? कहीं मूव ही नहीं करेगा। अगर ये मोशन में होगा तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में होगा तो रेस्ट में ही होगा, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो इस टाइप के फोर्स में, जिसमें फोर्स चाहे कितना भी लगे, किसी भी डायरेक्शन से लगे, अगर उनका रिजल्टेंट फोर्स 0 है, रिजल्टेंट फोर्स 0 कब होगा? जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन इक्वल होगा, तो उस फोर्स को बोलते हैं बेटा बैलेंस्ड फोर्स। यानी कि बैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा? 0। ओके। अब बेटा जब रिकॉर्ड होगा तो देखो क्या होगा? दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्वियसली इस कंडीशंस में क्या होगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में, रेस्ट है तो रेस्ट में, उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा इन द केस ऑफ बैलेंस फोर्स। लेकिन अब देखिए, अब इधर कोई 5 बच्चा फोर्स लगा रहा है, इधर 2 बच्चे हैं, तो इस कंडीशंस में क्या बैलेंस फोर्स लगेगा क्या? अगर ऑब्वियसली अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा तो 2 मिलके सपोज 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये 10 न्यूटन का और ये 4 न्यूटन का, तो बताओ कौन सी टीम जीतेगी? ऑब्वियसली ये वाली टीम जीत जाएगी ना। क्योंकि क्योंकि जब 10 न्यूटन में से
4 न्यूटन को माइनस करोगे तो 6 न्यूटन का ज़्यादा फोर्स ये लगा रहा है, तो ज़्यादा फोर्स ये लगा रहा हो तो ये टीम जीतेगी। तो इस कंडीशंस में क्या हो गया यार, क्या रिजल्टेंट फोर्स दोनों का जीरो है क्या? ऑब्वियसली ये इसका डायरेक्शन तो अपोजिट है, एक इधर लगा रहा है एक इधर लगा रहा है, लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो इसलिए क्या होगा, इन दोनों का फोर्स सेम नहीं होगा ना, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा। और रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो नहीं होगा तो उस टाइप के फोर्स को क्या बोलेंगे बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो क्या होगा डेफिनेशन, फोर्सेज विच आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। सेम बॉडी पे फोर्स लगे, डायरेक्शंस भले ही अपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो, सेम ना हो, तो उस फोर्स को बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। और उस कंडीशंस में ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट होगा, किधर, दे चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशंस कॉजेज एक्सीलरेशन इन अ बॉडी। ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा आपके फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड के ऊपर, जिस साइड। तो ये हमारे दो फोर्सेज होते हैं, सिंपल वे में आप याद रखिए। जिस केस में मैग्नीट्यूड सेम हो, अपोजिट डायरेक्शंस में रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए वो बैलेंस, जिसमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये हमारी दो कैटेगरी थी फोर्स की, ठीक है। और यहाँ पे बेटा है एक्सीलरेशन। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदले किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं बेटा एक्सेलरेशन। और ये आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में करके आ रहा था, जिसको मैं बहुत डीप में लेके नहीं जा रहा। तो हमने यहाँ पे देखा लॉज ऑफ मोशन का इंट्रोडक्शंस। नेक्स्टली अब हम बात करने बैठे जा रहे हैं बेटा इस कि गैलीलियो एनालिसिस क्या था मोशंस का, इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले जो मोशंस को एनालाइज्ड किया था वो न्यूटन्स ने नहीं किया था। ऑब्वियसली हम लोग जो चैप्टर्स में ज़्यादातर लॉज पढ़ते हैं वो न्यूटन्स के पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो फर्स्ट एनालिसिस आया था वो आया था गैलीलियोस का। और उन्होंने ये एनालिसिस किया था बेटा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। अब इंक्लाइन प्लेन देखिए यहाँ पे क्या है, गैलीलियोस एनालिसिस ऑफ मोशन। ये जो प्लेन है जो तिरछा होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। ये देखिए एक डबल इंक्लाइन प्लेन है बेटा, याद रखिएगा इंक्लाइन प्लेन दो टाइप के होते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन होता है बेटा आपका सिंगल, है ना, एक डायरेक्शन पे, और दूसरा होता है डबल प्लेनर, मतलब एक सिंगल इंक्लाइन प्लेन और दूसरा क्या होगा बेटा, डबल इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्या है बेटा, डबल इंक्लाइन प्लेन, एक इधर से एक सिंगल, एक इधर से सिंगल। तो दो टाइप्स के इंक्लाइन प्लेन हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन भी हो सकता है, तीसरा ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए गैलीलियो ने क्या एनालाइज किया कि इन्होंने यहाँ पे इस इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉल डाला, ठीक। अब देखिए क्या होगा, जब ये बॉल को उसने यहाँ से रिलीज किया, इस बॉल को यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे, फोर्स नहीं लगाना, पुश नहीं करना, सिंपली छोड़ देना। तो देखो क्या होगा, क्या देखा आपने बेटा कि ये बॉल यहाँ पे गया और इस डायरेक्शन में मूव किया, और यहाँ पे देखो जितना ये इधर जा रहा है बेटा उतना ही इधर जा रहा है, दोनों साइड्स में दोनों का इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे पेंडुलम करता है ना, घड़ी की पेंडुलम, जितना इधर जाए झूला उस साइड सेम इस साइड, सेम इस साइड सेम इस साइड, वही चीज़ इस बॉल के साथ हो रही थी फ्रीली जब इसको छोड़ा गया, ठीक है। तो उन्होंने इसके बाद इन्होंने एनालाइज क्या किया, ये एक्चुअली ये हाइट है, यहाँ पे भी हाइट देखो सेम है, दोनों ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों का हाइट उन्होंने सेम रखा था। और उन्होंने क्या बताया बेटा कि व्हेन द मार्बल इज रिलीज्ड फ्रॉम द लेफ्ट, ये एक मार्बल था, इट वुड रोल डाउन द स्लोप एंड गो ऑन द अपोजिट साइड टू द सेम हाइट फ्रॉम व्हिच इट वाज रिलीज्ड। इन्होंने देखा जब इस मार्बल को इन्होंने इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ा तो यहाँ से मूव किया और सेम हाइट तक गया, जब इसका डिस्टेंस सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम था दूसरे साइड, फिर ये लौट के आया दूसरे साइड आया। तो उसके बेसिस पे उन्होंने एनालिसिस क्या दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, फर्स्ट में सेम था, अब उन्होंने इस प्लेन को बेटा झुका दिया, सेकंड कंडीशन में ना इसकी हाइट कम कर दी अपोजिट वाले की, और फिर से उन्होंने ये काम किया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, उन्होंने देखा बेटा इसका डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है ना प्लेन में, ये दूरी ज़्यादा तय कर रहा है लेकिन हाइट सेम है, हाइट नहीं बदलेगी, ठीक है। हाइट देखो दोनों में, उस कंडीशंस में भी हाइट सेम थी, यहाँ पे जब ये सारा खड़ा था तो बेटा डिस्टेंस तो कम हो रहा था लेकिन हाइट अभी भी देखो सेम है दोनों कंडीशंस में। तो इससे हमें क्या एनालिसिस मिला बेटा, दोनों की हाइट फिर से सेम आ गई। तो उन्होंने क्या बताया कि द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द राइट साइड प्लेन वेयर ग्रेजुअली डिक्रीज देन द मार्बल वुड ट्रेवल फर्दर डिस्टेंसेस टिल इट रीचेज द ओरिजिनल हाइट।
मतलब कि उन्होंने फाइनली एनालिसिस बताया कि अगर हम लोग राइट साइड, जैसे ये राइट साइड था, कि उसका हाइट अगर उसको हमने फ्लैट भी कर दिया, डिक्रीज भी कर दिया, तो जितने हाइट्स तक ये छोड़ा गया था ना, उतना हाइट का डिस्टेंस वो कवर करता है, भले ही डिस्टेंस ज़्यादा ही कवर क्यों ना करना पड़े। तो ये एनालिसिस बताया था बेटा गैलीलियो ने, और इसके आधार पे इन्होंने क्या बोला, अब देखिए तीसरा एनालिसिस क्या था बेटा, एक इंक्लाइन प्लेन से छोड़ा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे देखो, अब ये चलता जा रहा है, मोशन में करता जा रहा है, वहाँ तो रुक गया ना, अब देखो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो व्हाट दे एनालाइज्ड कि इफ़ द राइट साइड प्लेन वर अल्टीमेटली मेड हॉरिजॉन्टल, द मार्बल वुड कंटिन्यू टू ट्रेवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट दैट इट वाज रिलीज फ्रॉम। द अनबैलेंस फोर्स ऑन द मार्बल इन दिस केस आर जीरो। बेटा देखो क्या हुआ, क्योंकि इस केस में ये फ्लैट सरफेस पे था तो ये मूव करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया इन कंपेरिजन ऑफ बोथ केसेज, पिछले दो केसेज की तुलना में। देखिए ये सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने मान के चला कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है। फ्रिक्शन लेस मतलब जहाँ पर फ्रिक्शन ना के बराबर है। ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स होगी तो उसको डिक्रीज करेगी, उसको रोकेगी। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को अगर हम नेग्लिजिबल मान ले तो इस केस में वो बॉल रुकेगा भी नहीं, वो चलता जाएगा। ठीक है, तो ये एनालिसिस था मोशन के का गैलीलियो का। ठीक है, तो इन्होंने गैलीलियो ने क्या बताया, It deduced that the objects move with a constant speed when no force acts on them। इन्होंने फाइनल एनालिसिस दिया कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, अगर उस पर कोई फोर्स ना लगाए, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉल को रिलीज कर दिया, बॉल देखो अब जा रहा है, जा रहा है, कब, जब इस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा होगा। अगर तो ये जो बेटा गैलीलियो का एक्सप्लेनेशन है ना, बिल्कुल दिमाग में रखिए कि एक आइडियल कंडीशंस के लिए। आइडियल कंडीशंस किसको बोलते हैं, वो कंडीशन जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो उस कंडीशंस में ये ऑब्जेक्ट मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, मीन्स दे आर मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, कॉन्स्टेंट स्पीड। तो ये फाइनली एनालिसिस था गैलीलियो का, और कहीं ना कहीं इसी एनालिसिस को न्यूटन सर लेके आगे बढ़ेंगे और फाइनली एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद कुछ न्यूटन्स का लॉज ऑफ मोशन आया। कहीं ना कहीं गैलीलियो के एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आगे की चीज़ें की, एनालाइज्ड की, और फिर इस एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाया। और उन्होंने क्या बताया, न्यूटन स्टडीड आइडिया ऑफ फोर्स एंड मोशन, प्रेजेंटेड द फंडामेंटल्स लॉ। इन लॉज को पढ़ा, और ये हमारे सर आइजैक न्यूटन्स है जो आपको फिगर्स में दिख रहे हैं। ऑब्वियसली एक ग्रेट साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, तो इनके बारे में तो क्या बोलना। और दिस लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। तो इस मोशंस के बारे में जो फंडामेंटल स्टडी उन्होंने की, उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, उसी को हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स ने क्या फंडामेंटल लॉज दिया बेटा, सबसे पहले एक्चुअली न्यूटन्स के 3 लॉज थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इनर्शिया जानेंगे, क्योंकि फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन इनर्शिया से ही कनेक्टेड है। तो बेटा इनर्शिया क्या होता है, तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया देखो, इनर्शिया वर्ड से बना इनर्ट। ठीक है, और इनर्ट की हिंदी क्या होती है, निष्क्रिय, न्यूट्रल, जो जिसमें जान तो है, मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन एनर्जी नहीं है, उसको बोलते हैं इनर्ट। लेकिन यहाँ पे उसी वर्ड से आया इनर्शिया। अब यहाँ पे इनर्शिया का मतलब क्या है कि इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। मतलब एक ऑब्जेक्ट का वो कंडीशंस जिसमें अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, मोशन में है तो मोशन में ही रहे। कब तक, जब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपली इनर्शिया की बात है, तो वो टेंडेंसी जिसमें ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को मेंटेन कर लेता है। मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, मोशन में है तो मोशन में ही है, इसको बोलते हैं बेटा इनर्शिया। इसलिए मैंने बोला था इनर्ट, निष्क्रिय, जो जैसा है वैसे ही लेटा हुआ है। अगर वो सोया हुआ है तो बेटा सोया रह गया, चल रहा है तो चलता रह गया। सेम थिंग वही है ना, कि जिस स्टेट में है उसी स्टेट को मेंटेन कर लिया, तो इसको बोलते हैं बेटा इनर्शिया। जैसे देखिए, बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, जैसे रेस्ट में, अब यहाँ पे देखिए ये प्लेट जैसा था उस प्लेट को खींच लिया गया, लेकिन अभी भी ये रेस्ट में ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए क्या है बेटा, यहाँ पे इनर्शिया है। ओके, यहाँ पे देखिए ये बेटा दौड़ रहा है, दौड़ता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है, सेम। तो यहाँ पे बॉडी इन मोशन रिमेन्स इस मोशन, ये बॉडी इसकी मोशन के अंदर ही है, तो ऑब्वियसली ये क्या है बेटा, इनर्शिया है। सेम थिंग्स। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनर्शिया से आपसे क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्जाम्पल्स करने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए, ये एक
ये एक पर्सन है बेटा, अभी स्टैटिक पोजीशन में मोबाइल चला रहा था, जो आजकल लोगों की लत हो गई है, और अचानक से ड्राइवर ने क्या किया बेटा, ब्रेक लगा। सपोज ये अभी खड़ा है, गाड़ी चल नहीं रही है, अचानक से गाड़ी ने क्या हुआ, एक्सेलरेट कर दिया, गाड़ी को चला दिया। वो बेचारा क्या, अचानक से झटका खा के पीछे गिर गया। क्यों गिरा ऐसा, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, दूसरे कंडीशन में देखिए, ये आगे की ओर गिर रहा है, एक बार पीछे गिर रहा था, एक बार आगे गिर रहा था। तो एक्चुअली ऐसा हुआ क्या बेटा, यहाँ पे देखिए, पहले एक एक करके बेटा इस एग्जांपल को समझते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन एग्जांपल समझिए। इस कंडीशंस में क्या है बेटा, इसको बोलते हैं, एक्चुअली इनर्शिया को ना हम लोग 3 सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, पहली कैटेगरी क्या कर सकते हैं बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा हम लोग कर सकते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरी कैटेगरी होगी बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीसरी कैटेगरी क्या होगी बेटा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। यानी कि इनर्शिया तो है ही बेटा, इनर्शिया को हम लोग 3 सब कैटेगरी करके स्टडी कर सकते हैं। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, और दूसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। अब एक एक करके एग्जांपल को समझते हैं। ये जो पहला एग्जांपल दिया गया बेटा, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। सर कैसे? देखिए, अभी ये बस जिसमें ये बच्चा खड़ा है, ये रेस्ट में है, और ये पर्सन भी अभी रेस्ट में है, ये दोनों अभी रेस्ट में है, बस भी रेस्ट में और ये भी रेस्ट में। अचानक से क्या हुआ, ड्राइवर ने, ये कोई नया ड्राइवर रहा होगा, अचानक से बस को आगे जर्क दे दिया, अचानक से इंजन स्टार्ट करके एक्सेलरेट कर दिया। कभी कभी होता है ना, बाइक अचानक से छूट जाता है क्लच, उसी कंडीशंस पे। तो उस कंडीशंस पे क्या होगी बेटा, बस के साथ, आप समझिएगा मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी बस की स्पीड 0 है और इसकी भी स्पीड 0 है, लेकिन क्या हुआ, अचानक से बस मोशन में आ गया, है ना, अचानक से बस मोशन में आया। लेकिन ये जो पर्सन जो उसके ऊपर खड़ा था, ये तो अभी भी रेस्ट में है ना, क्योंकि अचानक से कोई चीज़ आगे खिसक गई, लेकिन वो वहीं का वहीं है। तो देखो इस कंडीशंस में क्या होगा, क्योंकि बस आगे बढ़ा तो ऑब्वियसली ये बेटा क्या होगा, इसका बॉडी तो मोशन में था ही नहीं, रेस्ट में है ना, तो ये पीछे की, क्योंकि बस खींचा तो ये ऑब्वियसली पीछे आएगा। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, ये अनबैलेंस होके गिर जाएगा, अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, किधर, पीछे की ओर। तभी हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट में, अचानक से मोशन में आया। तो ऑब्वियसली जब रेस्ट से मोशन में आएगा तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट में था, और अचानक से मोशन में आने के कारण उसको पीछे के झटका लगेगा, जर्क लगेगा और वो गिर जाएगा। इसीलिए किसका एग्जांपल बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, ठीक उल्टा कंडीशंस है, फिर से वो पर्सन खड़ा है, मान लीजिए इस कंडीशंस में ये गाड़ी चल रही है, मोशन के अंदर है ना, उस ड्राइवर के आगे अचानक से कोई आ गया, कोई बकरी आ गई, कोई बच्चा आ गया है, कोई गड्ढा बहुत बड़ा आ गया, ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक अप्लाई कर दिया। जब अचानक से ब्रेक अप्लाई करेगा तो इस कंडीशंस में क्या है बेटा, ये गाड़ी के साथ ये बंदा बेचारा मोशन में था, ब्रेक अप्लाई कहाँ पे हुआ, टायर के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, इस बंदे के ऊपर तो हुआ नहीं ना, तो ये अभी भी इसकी बॉडी क्या होती है, मोशन में होती है। तो गाड़ी तो रुक गई लेकिन ये बॉडी नहीं रुका, तो इसीलिए ये बॉडी बेचारा आगे की ओर झुकता है, और इस कंडीशंस में गाड़ी रुकी तो वो आगे की ओर वो स्लाइड करेगा, गिरेगा। अगर पकड़ के रखा है तब तो बच जाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। तो इसीलिए देखिए गाड़ी में हमेशा क्या होती है, सीट बेल्ट, ताकि इस कंडीशन में गाड़ी रखे तो कम से कम वो आगे झटका दे के आप बाहर ना जाओ, टकराओ नहीं, आप सेफ रहो। तो इसलिए गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा ये किसका एग्जाम्पल था, इनर्शिया ऑफ मोशन का। इनर्शिया ऑफ मोशन के और भी सारे बेटा एग्जाम्पल है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया होगा एनसीईआरटी में कि हम लोग जब ब्लैंकेट रखते हैं, उस ब्लैंकेट्स में को जब झटका मारते हैं तो उसके अंदर से डस्ट कैसे निकलता है। देखिए सेम कंडीशन है, अभी ब्लैंकेट और डस्ट दोनों रेस्ट में है, हमने झटका मारा तो झटका किसके ऊपर मारा, क्या डस्ट के ऊपर मारा क्या, ऑब्वियसली नहीं, हमने झटका जो मारा था वो ब्लैंकेट के ऊपर मारा था। तो डस्ट तो अभी भी रेस्ट पोजीशन में ही है ना, तो उस कंडीशन में बेटा क्या हो गया, ब्लैंकेट आ गया मोशन में, डस्ट वहीं का वहीं रह गया, इसलिए ब्लैंकेट से डस्ट जो धूल होता है वो अलग हो जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन का। थर्ड कंडीशन बेटा हो सकती है इनर्शिया ऑफ, देखो यहाँ पे ये जो गोल गोल घूम रहा है बेटा, ये हम लोग बात करें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस की। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस में कई सारे एग्जांपल है। जैसे कोई चीज़ गोल गोल घूमता है तो आप देखते हो, जैसे कोई राउंड झूले पे घूमते हो, या हम लोग साइकिल या बाइक चलाते हैं, जब कोई कर्व आता है तो देखते हो हम लोग उसी डायरेक्शन में अपनी गाड़ी को घुमाते हैं या बॉडी को झुकाते हैं जिस डायरेक्शन में वो कर्व होता है। क्यों, उससे हम लोग बैलेंस रहते हैं। अगर हम लोग कोशिश करेंगे उल्टा रखने की ट्राई करना, गिर जाओगे।
तो एक्चुअली क्या होता है, एक छोटे से एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे यहाँ देखिए, जैसे आपने साइकिल देखा होगा, साइकिल के ऊपर बेटा एक मोटर गार्ड होता है जो क्या करता है, जब ये पहिया घूमता है ना तो इस पहिए से बहुत सारे डस्ट भी निकलते होंगे। तो ये सर्कुलर पहिया होता है, तो उससे डस्ट कैसे निकलता है, वो इस डायरेक्शन में, यहाँ से जो डस्ट निकलेगा यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जो डस्ट निकलेगा यहाँ जाएगा, यहाँ से इधर, क्योंकि सर्कल में डायरेक्शन अपने फर्स्ट चैप्टर में इस टाइप से। तो बेटा इसीलिए जो मोटर गार्ड ना आधा होता है, क्योंकि यहाँ का जो डस्ट आएगा ये तो नीचे की ओर फेंकेगा और यहाँ का डस्ट इधर ऊपर फेंकेगा, तो इसलिए आपको यहाँ तक दिखाता है, ताकि जो नीचे का डस्ट पार्टिकल है ना वो पहिया आपके ऊपर ना फेंक दे या पीछे वाले के ऊपर ना फेंके। तो इसलिए क्या लगा होता है बेटा, मोटर गार्ड लगा होता है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस के अंदर भी ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आपकी बॉडी कर्व होगी ना उसी कंडीशंस में आपको चेंज करना पड़ता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। तो हर कंडीशंस में जब तक हम लोग फोर्स नहीं लगाएंगे ना बेटा, स्टेट नहीं बदलता। हर कंडीशंस में वही है कि हम लोग जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तभी उसके स्टेट को चेंज कर पाते हैं। सो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया। और पहले न्यूटन्स ने इस इनर्शिया को एक्सप्लेन किया, उसके बाद उन्होंने अपना फर्स्ट लॉ दिया। ओके, अच्छा एक एग्जांपल और कर लीजिए, ये भी एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है इंटेक्स क्वेश्चन में। एक कैरम है, हम लोग कैरम खेलते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब ये स्ट्राइकर होता है, ये बेटा स्ट्राइकर है, जब इस स्ट्राइकर को ये जो क्वाइन होते हैं ना, तो अगर आप बहुत तेज़ मार रहे होगे तो आपने देखा होगा कि नीचे वाला क्वाइन खिसक गया होगा, लेकिन ये स्टैटिक पोजीशन में ही रहता होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ समझिएगा मेरी बात को, ये क्वाइन है, अब हमने इस स्ट्राइकर से यहाँ पे मारा, तो बेटा अगर हम लोग धीरे से मारेंगे ना तो क्या होगा, ये सारे क्वाइन एक दूसरे को टच किए ना, तो ये पार्टिकल्स इसको एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, यानी कि इसको पूरा टाइम मिलेगा इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र करने का, ऑब्वियसली वो गिर जाएगा। लेकिन जब अगर हम बहुत तेज़ मारेंगे तो हमने इस पर इतना तेज़ फोर्स लगाया कि जब तक ये इसके ऊपर एनर्जी ट्रांसफ़र करे तब तक ये खिसक के बाहर आ गया, तो ये इस पर एनर्जी ट्रांसफ़र कर ही नहीं पाया, इसीलिए वो बेचारा जैसा था वैसे स्टैटिक पोजीशन में नीचे आ गया। तो दैट्स द रीज़न कि ये क्वाइन हिलेगा नहीं, ये गिरता नहीं है। जब अगर हम धीरे से मारते हैं तो गिर जाता है, तेज़ मारते हैं तो नहीं गिरता। तो ये भी एग्जांपल किसका है बेटा, इनर्शिया का। हमने इतना तेज़ फोर्स अप्लाई किया कि उसको मौका ही नहीं मिला कि सामने वाले में दूसरे ऑब्जेक्ट में वो एनर्जी ट्रांसफ़र करता, दूसरे क्वाइन में, तो इसीलिए वो क्वाइन वहाँ पे वो नहीं गिरता। तो ये सारे एग्जांपल्स आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, क्लासरूम से भी पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इनर्शिया के। तो ये एग्जांपल्स आपका इनर्शिया का, और इसी के बेसिस पे बेटा हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस न्यूटन्स का कवर करेंगे। तो इनका स्टेटमेंट क्या था कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशंस in a straight line unless compelled the change that state by an applied force. In a simple language we can say that an object stays in the rest or rest in the uniform motions until when we are not applying any external force. Means when we are not applying any external force on an object, their state should not be changed. If object is in the rest, that remains at rest. If object is in the motion, that remains in the motion. अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता बेटा। तो यही स्टेटमेंट था आपका सेम इनर्शिया वाला, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आसान सा है, इनर्शिया याद है तो ये भी याद रहेगा। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे बॉल बेटा रेस्ट में है, अब बताओ ये क्या अपने आप मोशन में करेगा क्या? ये तब तक मोशन में नहीं जाएगा जब तक इसको हम किक नहीं करेंगे, इसको मारेंगे नहीं। तो ऑब्वियसली ये इसका रेस्ट मोशन है। अब ये पर्सन किक किया, ये रेस्ट से मोशन में आ गया। क्यों आया? क्योंकि इसने इसको किक किया था। इस अनबैलेंस फोर्स के कारण ही इसके पोजीशन में बदलाव आया, नहीं तो नहीं आया था ना। तो ऑब्वियसली क्या है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सिंपल भाषा में देखिए क्या है, ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्टर चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि हर ऑब्जेक्ट अपने आप को उसी स्टेट में रखना चाहता है। अगर वो स्टेट में है तो स्टेट में रहे, और मोशन में है तो मोशन में रहे। कब तक? जब तक उसको परेशान ना करो भाई। अब जैसे आप सोए हुए हो, अगर आपको कोई परेशान ना करे तो कितनी अच्छी से निद्रा लेते हैं ना। अब कोई आए, मम्मी पापा आए, धक्का मार दिया, अरे उठ रहे गिर, तो अब इसलिए वहाँ पे क्या होगा, नींद खुल जाती है ना। तो वो चेंज क्यों हुआ हमारे स्टेट में? हम सोए हुए थे, जग गए, क्योंकि हमारे ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया मम्मी पापा ने। सेम थिंग तो हर जगह ये होता है बेटा, हर ऑब्जेक्ट अपने आप को सेम स्टेट में रखना चाहता है जब तक कि उसको परेशान ना करो। यहाँ परेशान का मतलब क्या है कि कोई एक्सटर्नल दूसरा फोर्स नहीं लगाते हैं,
कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाए। तो इसी लॉज को बोलते हैं बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और ये कुछ नहीं बेटा, वही इनर्शिया का कॉन्सेप्ट से। इनर्शिया समझ में आ गया तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी समझ में आ गया। तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम्स में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ दिया जाएगा लॉज ऑफ इनर्शिया। तो अब इसलिए जो स्टेटमेंट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, वही स्टेटमेंट लॉज ऑफ इनर्शिया का। दोनों में एक याद करिए, दो काम हो गया, तो एक नंबर फ्री में मिल गया आप लोग को। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, बताइए बेटा। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज टू रेस्ट इन चेंज इन देयर वेलोसिटी। वो प्रॉपर्टी बताइए बॉडी का बेटा जो उसके वेलोसिटी को चेंज करता है। तो आंसर क्या होगा? इनर्शिया। हमने देखा ना, इनर्शिया ही के कारण तो स्टेट सेम होता है ना, चाहे वेलोसिटी हो चाहे मोशंस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। पहला है बेटा ए रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज। एक रबर बॉल है और एक स्टोन है जो सेम साइज का है। ए बाईसाइकिल एंड अ ट्रेन। एक बाईसाइकिल है और एक ट्रेन है। ए 5 रुपी कॉइन एंड एक 1 रुपी कॉइन। अब मुझे बताइए किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। अब जाओ, रबर बॉल और पत्थर दोनों का क्या मैग्नीट्यूड सेम हो गया क्या? वजन सेम होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। और हमने क्या देखा था बेटा कि जिसका वजन ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा ड्यू टू द मैग्नीट्यूड। क्योंकि इनर्शिया डिपेंड किस पे कर रहा था? फोर्स के ऊपर ना। फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा बेटा? स्ट्रेन। सेकेंड में क्या देखिए? बाईसाइकिल और ट्रेन। अब सोचिए ट्रेन कितना बड़ा, साइकिल कितना छोटा। तो ऑब्वियसली ट्रेन। 5 रुपये का कॉइन और 1 रुपये का कॉइन, तो भारी कौन सा होगा? 5 रुपये का कॉइन, तो 5 रुपये का कॉइन। तो अब इसलिए ये सारे आंसर किस पर डिपेंड कर रहे हैं बेटा? मैग्नीट्यूड के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड के ऊपर। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा वही आंसर हो जाएगा। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। यहाँ पे आंसर देखिए, हेवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्शिया। क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। कंक्लूसिवली आप क्या बोल सकते हो कि इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है बेटा? मास के ऊपर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस। इसमें आपको ये बताना है कि कितनी बार वेलोसिटी बदला, चेंज हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, ये कवर करिएगा। ए फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। देखिए ये फर्स्ट कंडीशंस है। फुटबॉल प्लेयर ने एक फुटबॉल किया दूसरे प्लेयर को, और अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। इसने दिया उस फुटबॉलर को और वो गोल की तरफ फॉरवर्ड कर दिया। तो एक यहाँ पे द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल। अब गोल कीपर कलेक्ट किया तो दूसरी बार कलेक्ट कर रहा है बेटा गोल कीपर, एंड किक्स इट टुवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। और इसने दूसरे को और किक कर दिया। ठीक, प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन द एज केस। तो बताओ कितनी बार फोर्स चेंज हुआ, कितनी बार फोर्स बदला। देखो यहाँ पे एक फुटबॉलर किक ने दूसरे प्लेयर को मारा और वो मारा गोल की तरफ। तो एक बार उसने उसको और दूसरी बार गोल की तरफ, फिर उसने कलेक्ट किया और फिर तीसरी बार। तो टोटल कितनी बार चेंज हो गया बेटा? काउंट किया आप लोगों ने? आंसर क्या होगा बेटा? 3 बार। पहली बार उसने मारा, उसने उसको पकड़ा दूसरा, और फिर उसने उसको किक किया। तो 3 बार ये बदला। फर्स्ट द टाइम द वेलोसिटी चेंज 1 व्हेन द फुटबॉल प्लेयर ऑफ वन टीम किक्स द बॉल। पहली बार चेंज हो गया। दूसरी टाइम कब हुआ बेटा? जब वेलोसिटी चेंज हुई जब दूसरा प्लेयर ऑफ सेम टीम किक्स द फुटबॉल, दूसरे प्लेयर को मारा गया था ना। और तीसरी बार कब? जब गोल कीपर अपोजिट टीम्स बॉल को बेटा किक करता है। तो टोटल 3 बार वेलोसिटी बदली है और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चंस को समझ के आइडेंटिफाई करोगे ना तो बहुत आसानी से परफॉर्म हो जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट के थे जो हमने कवर किए। नेक्स्ट है आपका बेटा, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटेच फ्रॉम अ ट्री इफ वी विग्रोसली शेक इट्स ब्रांच। मतलब अगर हम एक पेड़ को अचानक से लेकर झकझोरे तो उसमें से कई सारे पत्ते डिटैच्ड हो जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं। सारे पत्ते नहीं गिरते। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए ये एग्जांपल्स है बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन, रेस्ट का। अभी पेड़ क्या है? रेस्ट में। हमने अचानक से झकझोरा तो
पैर को हमने फोर्स किस पे अप्लाई किया, क्या पत्ते के ऊपर क्या? ऑब्वियसली नहीं, हमने उसके डाली पे या जिसको हमने हिलाया होगा डाली या स्टेम्स को, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। लिप तो अभी भी रेस्ट पोजीशन में है ना बेटा, तो वो जहाँ था वहीं पे है। पैर हिला तो चूंकि उसका पोजीशन बदल गया, जो पत्ता कमज़ोर होता है तो वहीं पे है, डाली आगे बढ़ गई, वो जहाँ पे अटैच्ड होगा, इस कारण से वो डिटैच्ड हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो ऑब्वियसली दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो यहाँ पे क्या होगा, कैसे लिखेंगे? बिफोर शेकिंग द ब्रांचेज लिप्स आर एट रेस्ट, जो मैंने आपको समझाया। व्हेन ब्रांचेज आर शेकन दे कम इन मोशन, जब ब्रांच को शेक करेंगे तो ब्रांच तो मोशन में आएगा, बट लिप्स क्या है, टेंड टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एज अ रिजल्ट लिप्स गेट डिटैच फ्रॉम द ब्रांचेज एंड फॉल डाउन। सेम आंसर जो मैंने आपको समझाया उसको इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि देखिए मैं समझा रहा हूँ, उसको लिखना तो बेटा इंग्लिश में पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आंसर शो करने का रीज़न यही है कि आपको लिखने का तरीका पता हो कि आंसर्स कैसे लिखेंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़रूर करिए, या आगे नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा क्वेश्चन है इनर्शिया का। नेक्स्ट बेटा, व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू ए स्टॉप? ये क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी बताया है, ट्राई विथ ओन। ये दोनों आंसर्स मैंने करना है, खुद से इसको ट्राई करिए, अच्छे से लिखिए। इसका आंसर है लेकिन मैं आपको शो नहीं करूँगा। तो हमने यहाँ पे बेटा देखा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। अगले चैप्टर में ये जो मोमेंटम है और उसके यूनिट्स है और उसके आगे की चीज़ हम लोग कवर करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।